हैं। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि अभ्यास के दौरान सेना का टैंक लौट रहा था। इसी दौरान नदी पार करते वक्त टैंक में मौजूद जवान पानी में फंस गए, जिन्हें बचाया नहीं जा सका। यह हादसा लद्दाख के दौलत बेग गोल्डी इलाके में मंदिर मोड़ के पास उस वक्त हुआ जब टैंक अभ्यास कर रहे फायर एंड फ्यूरी 14 कॉर्प्स के 5 जवान वापस लौट रहे थे। तभी अचानक श्योक नदी का जलस्तर बढ़ गया और जवानों का टैंक नदी के तेज बहाव में फंस गया। जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो लहरों में फंस गए। सेना की टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद भी जवानों को बचाया नहीं जा सका। लद्दाख में सेना के जवानों के साथ हुए इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया और अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि लद्दाख में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। टैंक के नदी पार करते वक्त दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है। देश अपने वीर सैनिकों की सेवा को कभी नहीं भूलेगा। दुख की इस घड़ी में देश शहीद जवानों के परिवार के साथ खड़ा है। दौलत बेग ओल्ड का इलाका भारतीय सीमा के उत्तरी छोर पर है। दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी इसी दौलत बेग गोल्डी डीबीओ इलाके में है। यहाँ इससे पहले भी श्योक और नुब्रा घाटियों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो चुकी हैं। और यूपी में कोटा के तहत नौकरी न मिलने पर एनडीए में घमासान मचा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, सरकार की साक्षात्कार वाली भर्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट्स को नॉट फाउंड सूटेबल यानी वो योग्य नहीं है कहकर नियुक्ति से रोका जा रहा है। बाद में पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। इससे इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में इस पर तत्काल रोक लगाना चाहिए और हर हाल में सीटें उन्हीं वर्गों से भरी जाएं, जिनके लिए रिजर्व की गई हों। इधर यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि संवाद के जरिए बातचीत का हल निकाल लिया जाएगा। तो इस पर चर्चा चलेगी और हमको लगता है कि जल्दी हल हो जाएगा। हम लोगों को कोई ऐसे कदम नहीं उठाने पड़ेंगे। इस पत्र के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने सफाई दी और अनदेखी की बात को नकारा है। आयोग की ओर से कहा गया है कि आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड की श्रेणी में आते हैं और उन्हें परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं। साथ ही आयोग ने ये भी कहा कि अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता बल्कि ग्रेडिंग की जाती है। अनुप्रिया पटेल के एनडीए का हिस्सा होने के चलते इस चिट्ठी को लेकर सियासत भी गर्म हो गई। विपक्षी दलों ने इसे लेकर एनडीए पर निशाना साधा। कांग्रेस ने अनुप्रिया पटेल की नसीहत दी तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी गरीबों को उनका हक नहीं देना चाहती। ओबीसी वर्ग ने आपको अपना सिरमौर बनाया है, अपने सर पर बैठाया है। उनके साथ चिट्ठी लिख करके गद्दारी मत कीजिए। यही अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय निषाद जी हैं। इन्होंने भी मांग की थी कि जातीय जनगणना करानी चाहिए, लेकिन बीजेपी सीधा सीधा मुकर गई, क्योंकि ये ना आरक्षण देना चाहती है और ना जो दबा कुचला समाज है उसको उसका हक देना चाहती है। इधर बीजेपी ने कहा कि अनुप्रिया के सुझाव पर सरकार गौर करेगी। योगी जी को उन्होंने चिट्ठी लिखा है, निश्चित तौर पे उनका विचार सही है, तो उस पर निश्चित तौर पे हम लोग अमल करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, वो हमारे सहयोगी हैं। अगर सुझाव दे रही हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। यूपी में बीजेपी की हार पर समीक्षा रिपोर्ट आ गई है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी क्यों पिछड़ गई, इसको लेकर यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में स्पेशल टीम की समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा हुई। कोर कमेटी की बैठक में उन सीटों पर चर्चा की गई जहां बीजेपी को शिकस्त मिली। यूपी कोर कमेटी की बैठक में स्पेशल टीम की समीक्षा रिपोर्ट रखी गई, जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, कई विधायक अपने क्षेत्र के लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ थे और बीजेपी को इन सीटों पर भीतरघात से नुकसान हुआ। पार्टी भीतरघात करने वाले विधायकों पर कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से नाराजगी भी वजह रही। तमाम कोशिशों के बाद भी ओबीसी वोट बैंक के बिखराव को रोका नहीं जा सका और संविधान के मुद्दे पर दलित वोट बैंक भी छिटक गया। इधर बीजेपी पूरी रिपोर्ट दिल्ली भेजेगी, जहां इस पर अलग से चर्चा होगी। बातचीत हम लोग कर रहे हैं आपस में, और बातचीत करके जो विषय समीक्षा में आए वो केंद्रीय पार्टी को हम लोग अवगत कराएंगे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी मजबूती से जुट गई है। नतीजों की समीक्षा के लिए इंटरनल मीटिंग जारी है, तो वहीं भविष्य में पार्टी में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना है। लेकिन उससे पहले आरएसएस ग्राउंड लेवल पर हालात बदलने में जुटा है। कुछ ही महीनों में यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा आरएसएस नए सिरे से काम कर रहा है। 30 जून को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और काशी विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंच रहे हैं। यहां वो संघ कार्यालय में स्वयंसेवकों के साथ बैठक करेंगे। चर्चा है कि इस बैठक में काशी में बीजेपी को मिले कम वोटों पर भी मंथन किया जा सकता है।
इससे पहले आरएसएस के यूपी संगठन में कई बड़े बदलाव करके नए सिरे से कमान सौंपी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय घोष बोले की मौजूदगी में बैठक के बाद कई बदलाव किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र संपर्क प्रमुख मनोज कुमार को अयोध्या से हटाकर गोरखपुर भेजा गया। अखिल भारतीय सह गौ सेवा प्रमुख नवल किशोर को गोरखपुर से मोहनलालगंज लखनऊ भेजा गया है। वहीं आरएसएस के अलावा बीजेपी भी खामियों को दूर करके मिशन 27 के लिए आगे बढ़ रही है। पार्टी ने यूपी में कई सीटों पर मिली हार की समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। ये हमला कल्याणपुर इलाके में हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। और तस्वीरों में कुछ लोग हाथ में पत्थर लेकर पुलिस टीम पर हमला करते दिखे। चूंकि पत्थरबाजी करने वाले लोग बड़ी संख्या में थे, इसलिए पुलिस को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ गया। लेकिन भीड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और खदेड़ कर पुलिस टीम पर पत्थर बरसाए। इस हमले में डीएसपी समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं हमले के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया ऐसा जा रहा है कि एक पूजा स्थल है एक विशेष समुदाय का, जो कि वहां पर गैर कानूनी तरीके से जिसका निर्माण चल रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इस दौरान एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई और राजस्व विभाग उस अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंचा, लेकिन लोग भड़क गए और उन्होंने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। और ऐसा ही बवाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखने को मिला। कोलकाता में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विवाद दुकानदारों और स्थानीय लोगों से हो गया। और जैसे ही अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने लोगों की दुकानें तोड़ने की कोशिश की, लोग भड़क गए। इसके बाद दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को चारों तरफ से घेर लिया और वहां हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि दुकानदार अधिकारियों के साथ मारपीट कर पाते, उससे पहले ही पुलिस ने सख्ती दिखाकर हंगामा कर रहे दुकानदारों को रोक लिया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और सीएम ममता बनर्जी से उनकी शिकायत करने की बात कही। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, लेकिन ममता सरकार पर सिर्फ हिंदुओं पर कार्रवाई करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बुलडोजर सिर्फ वहां गरज रहा है जहां हिंदुओं के घर और दुकानें हैं। पश्चिम बंगाल में गवर्नर सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच खींचतान और बढ़ गई है। ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ राज्यपाल ने हाईकोर्ट का रुख किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट में मानहानि का केस किया गया। बताया जाता है कि ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वे राजभवन की गतिविधियों की वजह से वहां जाने से डरती हैं। देश के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब किसी राज्यपाल ने अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है। लोकसभा चुनाव के बीच 2 मई को राजभवन की अस्थायी महिला कर्मी ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ममता सरकार ने जाँच पुलिस को सौंपी थी। वहीं राज्यपाल ने राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर रोक लगा दी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान न्यायपालिका की कार्यशैली को लेकर नसीहत दी, तो कार्यक्रम में मौजूद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपनी बात रखी। मौका था कोलकाता में चल रहे नेशनल जुडिशियल एकेडमी के क्षेत्रीय सम्मेलन का, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि न्यायपालिका को निष्पक्ष होना चाहिए। इट इज नॉट माई इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट और मैनहैंडल टू एनीवन, बट माई सबमिशन, माई काइंड सबमिशन दैट प्लीज सी no political biasness in judiciary. Judiciary must be pure, absolutely pure. तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका देश की जनता के लिए काम करती है। We therefore look at law and its intersection of technology from the perspective of the societal conditions in which those whom we serve exist in our societies. Because the true merit of our work lies in addressing the challenges faced by those at whose feet we are intended to serve, namely the common citizens of India. और अब गूगल मैप्स को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि भारत ने अपना जियो पोर्टल भुवन तैयार करने के साथ उसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। भुवन को गूगल मैप्स का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है, जो 4 भाषाओं में उपलब्ध है।
ये एक बहुउद्देशीय सैटेलाइट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संचालित करता है। इसके जरिए भौगोलिक जानकारी और दूसरी भौगोलिक सेवाओं को खोजने और उनका इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर से पृथ्वी के सतह की 2D और 3D पिक्चर भी देखी जा सकती है। भुवन को खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया गया है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर की तुलना में 1 मीटर तक की लोकल रेजोल्यूशन के साथ भारतीय जगहों की ब्रॉड इमेजिनेशन मुहैया कराता है। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इमेजेस में भारत का कोई भी रक्षा प्रतिष्ठान शामिल नहीं है। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी वन विभाग जियो पोर्टल भुवन की मदद से ही जंगलों की आग पर नजर रख रहा था। यही नहीं, गूगल मैप्स का भारतीय संस्करण भुवन के करीब 4.5 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स भी हो गए हैं। नीट पेपर लीक की जांच में रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं और इस मामले में एक नया नाम सामने आया जिसका उत्तर प्रदेश से कनेक्शन है और सीबीआई अब उस पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। और सीबीआई मेरठ जेल में बंद नकल माफिया रवि अत्री से पूछताछ करेगी। दरअसल सीबीआई को जांच में पता चला है कि बिहार के पटना और नालंदा से नीट पेपर लीक कराने में रवि अत्री की अहम भूमिका थी, जो जेल में रहकर अपना गिरोह चला रहा है, जिसमें अतुल वत्स और संजीव मुखिया उसके साथ काम करते हैं। रवि अत्री यूपी सिपाही पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड है। दरअसल रवि अत्री एक छात्र से सॉल्वर बना और फिर सॉल्वर से नकल माफिया का सरगना बन गया। रवि अत्री ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है और 12वीं पास करने के बाद कोटा में मेडिकल की कोचिंग के लिए गया, लेकिन इस दौरान ही वो परीक्षा माफियाओं के संपर्क में आ गया और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बनकर बैठने लगा। रवि अत्री की दिल्ली, हरियाणा और यूपी में गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर सीबीआई लगातार एक्शन में है और गुजरात के 4 जिलों में 7 ठिकानों पर छापेमारी की और नीट पेपर लीक के सबूत खंगाले। इधर नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की जांच लगातार बढ़ती जा रही है और अब जांच एजेंसी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से दिल्ली लाकर पूछताछ करेगी। और पेपर लीक कांड में बिहार में गिरफ्तार 8 आरोपियों को दिल्ली लाकर पूछताछ करेगी। साथ ही सीबीआई कोर्ट के आदेश पर नार्को टेस्ट भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के हाथ पेपर लीक के पुख्ता सबूत लगे हैं। वहीं दूसरी ओर सीबीआई की टीम ने देश भर में कार्रवाई की। बिहार के बेऊर जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की। झारखंड के हजारीबाग से एक पत्रकार को गिरफ्तार किया। इधर इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने गोधरा की कोर्ट में पुलिस का वो एफिडेविट दिखाया जिसमें पुलिस ने माना है कि धांधली हुई है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट पे सेशंस कोर्ट में कह रहे हैं कि किस तरह का ये स्कैम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान करोड़ों रुपए मिले हैं, ढेर सारे ब्लैंक चेक मिले हैं उन बच्चों के पेरेंट्स की ओर से जिन्होंने नीट की एग्जाम दी। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर लीक में सीबीआई को रिमांड मिली है। हजारीबाग से गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड, 3 आरोपियों की रिमांड सीबीआई को मिली है। 4 जुलाई तक रिमांड पर रहेंगे तीनों आरोपी। तो लगातार सीबीआई की जांच तेज होती जा रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। तमाम किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं और उनकी अहम भूमिका भी सामने आ रही है। तो नीट पेपर लीक में सीबीआई को रिमांड मिली है। हजारीबाग से गिरफ्तार हुए 3 आरोपियों की रिमांड मिली है। 4 जुलाई तक रिमांड पर रहेंगे। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जून सेशन की परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी है। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में परीक्षाएं होंगी। CSIR नेट परीक्षा के लिए 25 से 27 जुलाई 2024 की तारीखें निर्धारित की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसी महीने हुई परीक्षा को रद्द किया था। नेट परीक्षा में धांधली होने की आशंका जताई गई थी। तो लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में पहली बार जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा के साथ नीतीश ने बड़ा फैसला लिया और अपने बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाने वाले संजय कुमार झा को कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक के बाद संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार ने 2025 का सिग्नल पहले ही दे दिया है। बिहार में जो चुनाव हुआ अभी उसने दिखा दिया कि 40 में 30 सीट हम लोग जीते। 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते हैं। वो तो अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार ने। जेडीयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का फैसला।
बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग का प्रस्ताव पास हुआ। आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पेपर लीक को लेकर भी बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैसेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सेकंड मैन की खोज पूरी हो गई। संजय झा को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उन्होंने बीजेपी से राजनीतिक सफर की शुरुआत की और अरुण जेटली से राजनीति के गुर सीखे। बीजेपी नेताओं और नेतृत्व के साथ अच्छे समीकरण के लिए संजय झा को जाना जाता है। जेडीयू बीजेपी में कोऑर्डिनेशन के लिए भी जेडीयू में फिलहाल सबसे सही व्यक्ति हैं। उपयुक्त व्यक्ति संजय झा हैं। 2004 में जेएनयू से पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति में वे आए और 2006 में पहली बार विधान परिषद सदस्य बने। ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार को वापस एनडीए लाने में इनकी अहम भूमिका रही। नीतीश कुमार ने 2012 में संजय कुमार झा को जेडीयू में शामिल कराया। 2014 में जेडीयू से दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया, मगर वे हार गए। वैसे संजय झा को मिथिलांचल में जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। 2024 में नीतीश कुमार की नई सरकार बनने से पहले संजय झा जल संसाधन और जनसंपर्क विभाग के मंत्री थे। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं टी20 वर्ल्ड कप की। टी20 वर्ल्ड कप में अब से थोड़ी ही देर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खिताबी भिड़ंत शुरू होगी। बारबाडोस में शुरू होने वाले फाइनल मुकाबले में जहां भारत दूसरी बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा, तो वहीं पहली बार फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम इतिहास रचने की पूरी कोशिश करेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमें कितनी शानदार लय में हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों ही टीमें बिना कोई मैच गंवाए फाइनल में पहुंची हैं। भारतीय टीम जहां तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार फाइनल मुकाबला खेल रही है। टी20 मुकाबलों में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा दक्षिण अफ्रीका पर भारी रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 26 टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत को 14 और दक्षिण अफ्रीका को 11 मैचों में जीत मिली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। वहीं टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच खेले गए 6 मुकाबलों में से भारत ने 4 और दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैच जीते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में बारिश भी खलल डाल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मैच के दौरान बारिश होने की 60% संभावना है। बारिश होने पर मैच का नतीजा खेलने के लिए मिनिमम 10-10 ओवर का खेल होना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फाइनल मुकाबले के लिए 30 जून रिजर्व डे रखा गया है। ना हो पाने पर दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि मैच में बारिश की आशंका को देखते हुए आज 190 मिनट अतिरिक्त समय भी रखा गया है, ताकि आज ही फाइनल मुकाबले का नतीजा निकल सके। बारबाडोस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट फैंस भगवान की शरण में पहुंच गए और टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। और प्रयागराज से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया। वीडियो में भारतीय क्रिकेट फैंस ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और गंगा मैया की आरती कर भारत की जीत की प्रार्थना की। इस दौरान क्रिकेट फैंस के हाथ में तिरंगा और विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ टीम के कई खिलाड़ियों की तस्वीरें नजर आईं। इस दौरान फैंस ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट संगम तट पर पहुंचकर मां गंगा की आरती, पूजन, हवन, अभिषेक करके उनसे प्रार्थना किया है कि हे मां, उस समय वहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल बनाए रखिए, ताकि मैच सकुशल संपन्न हो और भारत हमारा विजेता बने। कानपुर में भी कई भारतीय क्रिकेट फैंस टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तस्वीरें लेकर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर टीम इंडिया की जीत की दुआ मांगी। लेकिन 140 करोड़ जनता भारत के साथ है, भारत की टीम के साथ है, और निश्चित रूप से साउथ अफ्रीका एक छोटा सा देश है, और वो निश्चित रूप से भारत आज बहुत ज़्यादा विकेटों से जीतने वाला है या बहुत ज़्यादा रन से जीतने वाला है। वहीं यूपी के अमरोहा के कलाकार ने कप्तान रोहित शर्मा की वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ 8 फीट की चौकोर की पेंटिंग बनाकर टीम इंडिया को खास अंदाज में विश्व विजेता बनने की शुभकामनाएं दी। सरकार ने अंडमान और निकोबार में नागरिक उड़ानों को रात में चलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अंडमान और निकोबार कमान के रक्षा हवाई क्षेत्र में यात्री विमान ने रात में लैंडिंग की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में अंडमान और निकोबार कमान के रक्षा हवाई क्षेत्र में आईएनएस के उत्कृष्ट एयरफील्ड पर यात्रियों का विमान लैंडिंग करता दिखाई दिया। एयरबस A321 28 जून को शाम करीब 7 बजे आईएनएस उत्कृष्ट पर यात्रियों के साथ उतारा गया। यात्रियों को उतारने के बाद एयरबस A321 वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के लिए रवाना हुआ।
पिछले कुछ सालों से भारतीय नौसेना, ANC और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लगातार यहां उड़ानों के रात्रि संचालन की कोशिशों में जुटा था और इसके सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद नेवल बेस में यात्री विमान की ये रात्रि लैंडिंग एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की दिशा में अहम कदम है, जिससे अंडमान निकोबार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ यात्री और सैन्य दोनों तरह के विमान लैंड कर सकेंगे। भारतीय वायुसेना के पास 11 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर हैं। हाल ही में बोइंग कंपनी ने इस विमान को लेकर एक नया आइडिया पेश किया है। उसने एक वीडियो में दिखाया है कि कैसे इस विमान के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का रिवॉल्वर सेट किया जा सकता है, यानी कि कार्गो और परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विमान कैसे एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर बन सकता है। इस वीडियो को देखते ही दुनिया भर में खलबली मच गई है, क्योंकि ये किसी आम रिवॉल्वर की तरह काम नहीं करता, बल्कि इस रिवॉल्वर की खासियत ये है कि इसमें पीछे से मिसाइल निकलेगी। अगर भारत यही तकनीक अपने C-17 ग्लोबमास्टर विमानों में लगवाए तो भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो सकता है। चीन और पाकिस्तान की तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल रिवॉल्वर कैसे काम करता है और कैसे ये दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकता है। आमतौर पर रिवॉल्वर से गोलियां बाहर निकलती हैं, लेकिन बोइंग के इस रिवॉल्वर से मिसाइलें बाहर की तरफ निकलेंगी। ये ड्यूल ड्रम डिजाइन वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापॉल्ट मैकेनिज्म है, यानी प्लेन के अंदर ऐसी रिवॉल्वर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुलेल की तरह काम करेगी। इसमें लगी मिसाइलें तेजी से पीछे की तरफ निकलेंगी। प्लेन से बाहर निकलने के बाद ये मिसाइल एक्टिव हो जाएंगी और पहले से तय टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ जाएंगी। बोइंग ने इस मैकेनिज्म में X-51 वेव राइडर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल की स्पीड 5300 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये अधिकतम 70,000 फीट यानी 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। और बढ़ते आगे अब आपको जम्मू कश्मीर की खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का रेल के जरिए रियासी से कश्मीर जाने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब पुल पर हाई स्पीड ट्रेन का सफल ट्रायल किया और ये हाई स्पीड ट्रेन संगलदान से रवाना हुई और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल से गुजरते समय हवा से बातें करते हुए ट्रेन रियासी स्टेशन पहुंची। इस दौरान इस हाई स्पीड ट्रेन में रेलवे सुरक्षा आयुक्त समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त और अधिकारियों के पहुंचने से पहले इस रूट पर 4 बार इंजन और 2 बार ट्रेन चलाने का सफल ट्रायल पहले ही पूरा किया गया था। ट्रायल के दौरान हाई स्पीड ट्रेन ने संगलदान से रियासी रेलवे स्टेशन तक 40 किलोमीटर का सफर मात्र 31 मिनट में पूरा किया। ट्रायल के दौरान ट्रेन 100 की स्पीड के साथ दौड़ी और ट्रेन ने लगभग 9 किलोमीटर लंबे टनल को भी पार किया और चिनाब पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से भी पूरी स्पीड से गुजरी। और गर्मियों की छुट्टियों के 1.5 महीने बाद शुक्रवार को यूपी के सभी प्राइमरी स्कूल्स खुल गए। पहले दिन जब छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे तो स्कूल के टीचरों ने बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया और इसे योगी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ साजिश तक बता दिया। हमें आपत्ति तिलक लगाने से नहीं है, पर आपत्ति इस जानकारी से है कि इन स्कूलों को सरकार द्वारा निर्देश दिया गया। विवाद बढ़ा तो इस मामले में हिंदू धर्म गुरुओं के बयान भी सामने आए और उन्होंने इसे अच्छा कदम बताया। हालांकि मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों का रवैया सख्त ही दिखा और उन्होंने खुलकर स्कूल में छात्रों का टीका किए जाने का विरोध जताया। तिलक जो है वह एक नई शुरुआत सिर्फ केवल धर्म के लिए नहीं, वह इंडिकेशन है बच्चों का स्कूल में आने का आकर्षण। बच्चे आकर्षित होंगे, वह छुट्टी ज़्यादा नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि हमें स्कूल में सम्मान मिल रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये फौरी रोका जाए, फौरी रोका जाए। स्कूलों में ये तमाशा करने से फौरी रोका जाए। दरअसल यूपी के सभी परिषदीय स्कूल शुक्रवार से खुल गए हैं। स्कूलों में आज समर कैंप का आयोजन किया गया और 1 जुलाई से सभी स्कूलों में नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। टीचरों ने कहीं ना कहीं तिलक लगाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित तो किया, लेकिन कई लोगों ने इसे भी धर्म से जोड़ दिया। मुस्लिम धर्म से जुड़े तमाम लोगों ने छात्रों का टीका किए जाने पर आपत्ति जताई और इसे योगी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ साजिश तक बता दिया। हमें आपत्ति तिलक लगाने से नहीं है, पर आपत्ति इस जानकारी से है कि इन स्कूलों को सरकार द्वारा निर्देश दिया गया। खबर यूपी के बरेली से। बरेली में जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। बरेली नगर निगम ने मंदिर को टैक्स लगाने का जो नोटिस भेजा था उसे वापस ले लिया है। नगर निगम ने जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अपनी गलती मान ली है।
और मंदिर को जो हाउस टैक्स का नोटिस नगर निगम ने भेजा था उसे भी वापस ले लिया है। दरअसल नगर निगम ने मंदिरों को टैक्स भरने का नोटिस दिया था, जबकि मस्जिदों को कोई नोटिस नहीं दिया था, जिसके बाद लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया था। लेकिन अब नगर निगम ने जी न्यूज के कैमरे के सामने आकर अपनी गलती मान ली है। ये त्रुटि सिर्फ मंदिरों को लेकर ही क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक दो मामला ये सामने आया है। हो सकता है उस मंदिर के बराबर में कोई मकान हो, अलग से बनाया गया हो, जो उस पर टैक्स लगा दिखा मंदिर में रहे, पर एक्ट में नहीं है और किसी भी मंदिर पर टैक्स ये नहीं लगेगा। भले ही नगर निगम ने अपनी गलती मानते हुए टैक्स का नोटिस वापस लिया है, लेकिन लोगों में गुस्सा अभी भी है। मंदिरों को नोटिस दिया गया है हाउस टैक्स का, मस्जिदों को इससे मुक्त रखा गया है, इसे लेकर आप लोगों के अंदर एक नाराजगी है। क्या कहना चाहिए, क्या गलती सिर्फ मंदिरों को लेकर है या फिर मस्जिदों को? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखा जा रहा है कि मस्जिदों को अलग रख करके और मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? बरेली के लोग नगर निगम के फैसले से खासे नाराज हैं और वो कहीं न कहीं इसे नगर निगम की गलती नहीं बल्कि साजिश मान रहे हैं। खबर अयोध्या से। अयोध्या के रामपथ में सड़क धंसने के मामले को योगी सरकार ने गंभीरता से लिया। पीडब्ल्यूडी के बाद अब जल निगम के 3 अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। चूंकि अयोध्या में 2 दिनों की बारिश में ही 844 करोड़ रुपए में बनाए गए 13 किलोमीटर लंबे रामपथ का हाल बेहाल हो गया। रामपथ में जगह जगह गड्ढे हो गए और सड़क धंस गई, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई तो सरकार ने सख्त एक्शन लिया। योगी सरकार ने जल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद दुबे, असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र यादव और जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद को सस्पेंड कर दिया। इससे पहले योगी सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी इसी तरह की कार्रवाई की थी और बीते रोज पीडब्ल्यूडी विभाग के XEN ध्रुव अग्रवाल, AE अनुज देशवाल और JE प्रभात पांडे को सस्पेंड कर दिया था। बताया जा रहा है कि अयोध्या के रामपथ में जगह जगह जो गड्ढे हुए हैं उसको लेकर योगी सरकार और भी सख्ती बरतने के मूड में है। खबर है कि सरकार ने रामपथ बनाने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। वहीं सीवर बिछाने वाली गुजरात की कंपनी को भी योगी सरकार ने नोटिस जारी किया है। अयोध्या के राम मंदिर में 1 जुलाई से तमाम व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। रविवार को धार्मिक न्यास समिति की बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम फैसले लिए जाएंगे, जिसमें एक फैसला रामलला की पूजा को लेकर भी लिया जाएगा। दरअसल 1 जुलाई से रामलला की पूजा 5 नहीं बल्कि 25 पुजारी करेंगे। रविवार को होने वाली बैठक में सभी प्रशिक्षित 20 पुजारियों को रामलला की सेवा के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं रामलला की सेवा करने वाले पुजारियों को सेवा के बदले उन्हें दिए जाने वाले वेतन की जानकारी भी कल ही उन्हें दे दी जाएगी। चर्चा है कि नई व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था ये भी होगी कि पुजारी राम मंदिर में एंड्रॉइड फोन नहीं रखेंगे और किसी से बात करने के लिए केवल कीपैड वाले मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल करेंगे। ये फैसला वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी पुजारियों पर लागू होगा। रविवार को धार्मिक न्यास समिति की जो बैठक होने जा रही है उसमें राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र से जुड़े तमाम पदाधिकारी शामिल रहेंगे। लखनऊ की सड़क पर मुख्तार के गुर्गे अभिषेक सिंह उर्फ बाबू की माफियागिरी देखने को मिली। अभिषेक सिंह उर्फ बाबू जेल से जमानत पर छूटा तो उसने सरकार और पुलिस को चैलेंज कर दिया और लखनऊ की सड़क पर एक जुलूस निकालकर बाबू ने योगी की पुलिस को चैलेंज दिया कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये वीडियो खुद माफिया अभिषेक सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उनकी कार के आगे पीछे करीब 30 गाड़ियों का काफिला चलता दिखाई दिया और माफिया बाबू सिंह खुद कार पर सवार दिखा और कार में गाना चला रहा था कि विरोधी की कनपट्टी पर कट्टा तना रहेगा। सिंह मुख्तार अंसारी का गुर्गा है। वो मुख्तार के साथ मिलकर लोगों से रंगदारी वसूलता था, लोगों की और सरकारी जमीन पर कब्जा करता था और गैंगस्टर एक्ट में ही बाबू की साल 2020 में गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जेल से जमानत पर छूटने के बाद जुलूस निकालकर बाबू सिंह ने फिर पुलिस के इकबाल को सीधे तौर पर ललकारा तो लखनऊ पुलिस भी एक्शन में आ गई। लखनऊ पुलिस ने अभिषेक सिंह उर्फ बाबू और उसके गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब उनकी तलाश की जा रही है। राधा रानी पर दिए बयान के बाद विवादों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बरसाने के राधा रानी मंदिर पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। यही नहीं, कथावाचक प्रदीप मिश्रा 5 मिनट तक बरसाना में रहे और नाक रगड़कर राधा रानी से माफी मांगते नजर आए। इसके बाद वो मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया और कहा कि लाडली जी ने खुद ही इशारा कर मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ।
गौरतलब है कि प्रदीप मिश्रा ने कुछ दिनों पहले राधा कृष्ण के बारे में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने प्रदीप मिश्रा को जमकर खरी खोटी सुनाई थी।